वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। गाड़ी मीनाक्षी खुद ड्राइव कर रही थी। शहर की कुशादा सड़कों पर खूब रोशनी हो रही थी। दूर नजदीक शहर की ऊंची नीची इमारतों में भी रोशनियां झिलमिला रही थी। मीनाक्षी अगर अपने बाप से मेरा तारुफ एक पहुंचे हुए जैनी भगत के रूप में करवाती है तो उसका उसके बाप पर इतना असर नहीं पड़ सकता था जितना असर इस तरह पड़ता कि अगर मुझे मीनाक्षी के बाप की भी दो एक खुफिया बातें मालूम होती। इस बारे में सिर्फ चंद्रिका ही मेरी मदद कर सकती थी। गाड़ी ट्राइडेंट होटल के अहाते में दाखिल हुई तो मीनाक्षी ने कहा, स्वामी जी तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर क्यों नहीं चलते? खाना हमारे साथ खाना, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाऊंगी, वो भी बड़े जैनी भगत हैं। मैंने कहा, मैं उसकी जरूरत नहीं समझता मीनाक्षी, तुम्हारे पास तो मैं खुद चल कर आया था और सिर्फ इसलिए कि शिव जी ने मुझे ख्वाब में तुम्हारी शक्ल दिखा दी थी और तुम्हारे बारे में सारी राज की बातें बता दी और तुम्हारी शक्ल ख्वाब में देखकर ही मुझे अच्छी लगने लगी। तुम्हारे साथ तो प्रेम मोहब्बत वाला मामला है। तुम्हारे पिताजी से मिलकर मैं क्या करूंगा, तुम घर जाओ। मीनाक्षी गाड़ी में से मेरे साथ ही बाहर निकल आई। कहने लगी, स्वामी जी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ जाऊंगी। मीनाक्षी मेरे साथ होटल के कमरे में आ गई। मैं उसे अपने कमरे में लाना नहीं चाहता था। इसकी वजह साफ जाहिर थी कि मैंने उसको अपना जितना मुती और मुरीद बना लिया था उसका मोर्चा मैंने फतह कर लिया था। अब मुझे असल मोर्चे को फतह करना था। कमरे में आकर वो सोफे पर मेरे करीब होकर बैठ गई। वो जो कुछ मुझसे चाहती थी मुझे अच्छी तरह मालूम था, मगर मैं वो कुछ नहीं चाहता था। मैं जो उससे चाहता था वो उसे मालूम नहीं था। मैंने होटल सर्विस को फोन करके कॉफी मंगवा ली। हम कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। मीनाक्षी मुझसे अपनी जिंदगी के आने वाले हालात के बारे में हर किस्म के सवाल पूछ रही थी जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे तो उसकी जिंदगी के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था जितना मुझे चंद्रिका ने बताया था। मैंने तंग आकर उससे कहा, मीनाक्षी तुम अपनी जीवन रेखा के बारे में जो कुछ मुझसे पूछ रही हो मुझे बताने की इजाजत नहीं है, इसलिए मुझसे हर किस्म के सवाल मत पूछो। हाँ, इतना जरूर वादा करता हूँ कि जितनी मुझे इजाजत मिलती रहेगी उतना उतना मैं तुम्हें बताता रहूंगा। वो बोली, मगर स्वामी जी आप तो वापस दिल्ली चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? मेरा यहाँ कौन होगा जो मुझे सारी बातें बताएगा? मैंने कुछ सोचकर कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, अभी मुझे अहमदाबाद में काफी दिन ठहरना है, कई मंदिरों की यात्रा करनी है। हो सकता है मुझे महावीर का चिल्ला भी काटना पड़े जिसमें कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। मैंने अहमदाबाद में अपने तवील कयाम के लिए जमीन हमवार करनी शुरू कर दी थी। वो कुछ मुतमईन हो गई। फिर अचानक उसने अपनी साड़ी पेट से नीचे करते हुए कहा, स्वामी जी प्लीज शिव भगवान की कोई मंत्र पढ़कर मेरे फोड़े वाले उपहार पर फूंक दें, मैं अच्छी हो जाऊं। मैंने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, मीनाक्षी प्लीज साड़ी ऊपर कर लो, सर्विस बॉय आ गया तो वो क्या सोचेगा। मैं शिव भगवान से तुम्हारे रोग का इलाज जरूर पूछूंगा, वादा करता हूँ। मीनाक्षी ने साड़ी ऊपर कर ली। उसके बाद जिद करने लगी कि मैं उसके साथ उसके घर जाऊं और खाना उसके साथ खाऊं। मैं तुम्हें पिताजी से भी मिलवाऊंगी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो खुद जैन धर्म के बड़े विद्वान हैं, तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे। मैंने अपने दिल में कहा कि भोली लड़की, मेरा असल टारगेट तो तुम्हारा बाप ही है, तुम्हारे बाप को मैं इसी तरह नहीं मिलूंगा। मैंने मीनाक्षी से कहा, आज नहीं फिर किसी रोज तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी से भी मिलूंगा, तुम मुझे अपने घर का फोन नंबर दे दो। मीनाक्षी ने पर्स में से छोटी सी डायरी निकालकर उसके वर्क पर कोई टेलीफोन नंबर लिखा, वर्क फाड़कर मुझे दे दिया। ये मेरे बेडरूम में लगे हुए टेलीफोन का खास नंबर है, अगर मैं न हूँ तो आप जो पैगाम देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा। आपके कमरे का नंबर मैंने लिख लिया है, मैं अब चलती हूँ, कल फोन करूंगी। अंग्रेजी में बात करते वक्त तो आप जनाब के अल्फाज नहीं आते, मगर मीनाक्षी जब हिंदी में मुझसे बात करती थी कभी मुझे आप कहकर और कभी तुम कहकर मुखातिब करती। ये बात उसके दिल की जज्बाती कैफियत की अक्कासी करते थे। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं उसे छोड़ने दरवाजे तक आया। दरवाजा खोलने से पहले वो मेरे कदमों में झुक गई, मेरे पांव छुए, फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूमे, सीने से लगाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने दरवाजा बंद करके गहरा सांस लिया और सोफे पर आकर अपने आप को गिरा दिया। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने सर्विस को फोन करके कहा कि एक वेजिटेरियन खाना ऊपर भिजवा दो। खाना खाने के बाद मैंने कॉफी पी और घड़ी पर वक्त देखा, रात के 9 बज रहे थे। मैंने उसी वक्त फोन सर्विस को कॉल करके कहा कि मुझे टेलीफोन की डायरेक्ट लाइन दी जाए। फोन सर्विस वालों ने मुझे एक नंबर बताया कि ये नंबर 2 बार घुमाए, टेलीफोन डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, फोन की लाइन डायरेक्ट हो गई। मैंने करीम भाई का खुफिया नंबर डायल किया, 2 बार घंटी बजी, फिर करीम भाई ने फोन उठाकर कहा, हेलो। मैंने कोड अल्फाज में अपना नाम बताया और अपनी मुहिम के बारे में उसे खुशखबरी सुनाई कि मैंने पहला मोर्चा फतह कर लिया है।
अब असल टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। करीम भाई ने गैर जज्बाती आवाज में बड़े सुकून के साथ कोड अल्फाज में ही जवाब दिया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है और बार बार फोन न करूं। फोन सिर्फ अशद जरूरत के वक्त करूं। करीम भाई ने फोन बंद कर दिया। हम कोड अल्फाज में बात कर रहे थे। अगर कोई दूसरा आदमी हमारा फोन सुन भी लेता तो वो यही समझता कि हम अहमदाबाद में चल रही हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी करीम भाई ने मुझे ज्यादा से ज्यादा मोहतात रहने और कम से कम फोन पर बात करने की हिदायत की थी और मैंने उसकी हिदायत पर अमल करने का फैसला कर लिया था। मैं उसके बाद अपने कमरे में ही रहा। मेरे पास होटल में मजीद एक रोज कयाम करने के पैसे थे। मैंने सोच लिया था कि कल करीम भाई से किसी वक्त मुलाकात करके उससे मजीद कुछ रकम लूंगा, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि रॉ सीक्रेट एजेंसी के चीफ तक मुकम्मल तौर पर रसाई हासिल करने में अभी मजीद 4-6 दिन लग जाएंगे और मुझे होटल में ही उतने दिन ठहरना पड़ेगा। रात के 11 बजे तक मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा, अंग्रेजी अखबार का मुताला करता रहा। असल में मुझे हवाई मखलूक चंद्रिका का इंतजार था। मैं उससे रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की जिंदगी के कुछ खुफिया राज मालूम करना चाहता था। रात के 12 बज गए मगर चंद्रिका ना आई। मैं समझ गया कि उसे मीनाक्षी के साथ मेरा बेतकल्लुफ होना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो नहीं आ रही। जरूर वो मुझसे नाराज है। मैं परेशान होने लगा क्योंकि चंद्रिका से मुलाकात बड़ी जरूरी थी। मिस्टर पांडे पर अपना एतमाद जमाने के लिए उसकी जिंदगी के दो एक खुफिया राज मालूम करने बहुत जरूरी थे। उसके बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं उठा सकता था। मैंने 2-1 बार कमरे की फजा सूंघने की कोशिश की मगर चंद्रिका के जिस्म से उठने वाली लोबान की खुशबू का दूर दूर तक निशान नहीं मिल रहा था। मेरी बेचैनी में इजाफा होने लगा। मैं बिस्तर से उठकर सोफे पर आकर बैठ गया। मेज पर रखी शीशे की सुराही में से पानी निकाल कर पिया। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप ही जल रहा था जिसकी रोशनी बड़ी ख्वाब जैसी थी। मैंने जरा ऊंची आवाज में चंद्रिका को मुखातिब करके कहा, चंद्रिका, अगर तुम्हें मेरा मीनाक्षी के साथ बेतकल्लुफ होना बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो। तुम खुद भी मेरे दिल का हाल जानती हो। आखिर मैं जवान आदमी हूँ। किसी कमजोर जज्बाती लम्हे की गिरफ्त में आकर मैंने उसे अपने साथ लगा लिया था, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी कहा है तो अब इस वादे को निभाऊंगा। अभी मैंने अपनी बात खत्म ही की थी कि कमरे में लोबान की खुशबू फैल गई। चंद्रिका आ गई थी। चंद्रिका, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। मैं तो तुम्हारे बगैर सख्त परेशान हो रहा था। चंद्रिका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। कहने लगी, इसलिए कि तुमको अभी मुझसे गरज है, मुझसे मतलब है। जब तुम्हारा मतलब निकल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तुम मेरे पुरखों की जन्मभूमि पर तबाही लाने की कोशिश में लगे हो। अभी वो वक्त नहीं आया। अभी मैं तुम्हें अपना पति ही समझती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे बार बार खींच कर तुम्हारे पास ले आता है। मैंने खिसियाने होकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि चंद्रिका ने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम मीनाक्षी के बाप मिस्टर पांडे की जिंदगी के कुछ खुफिया राज मालूम करना चाहते हो। मैंने खिसियाना सा होकर कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। प्लीज मुझे उस शख्स की जिंदगी के 1-2 ऐसे राज बता दो कि जब मैं उन्हें जाहिर करूँ तो जीडी पांडे मेरे पांव पर गिर पड़े। चंद्रिका का चेहरा मजीद संजीदा हो गया। वो बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी, तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम पिछले जन्म में मेरे खामद रह चुके हो और इस जन्म में भी मेरे पति हो। इसका खुद तुम इकरार कर चुके हो। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं इकरार कर चुका हूँ। चंद्रिका ने कहा, और तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम बीवी होने की हैसियत से मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। मैं इस वक्त अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए बेताब था। टारगेट मेरे सामने था और उसके रास्ते का पहला कला मैंने फतह कर लिया था। मुझे चंद्रिका की क्या परवाह थी? अगर मैं उससे किया हुआ वादा पूरा न करता और वो मुझसे नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती तो मेरे लिए 100 बार जाए। मुझे सिर्फ इब्तिदा में उसकी मदद की जरूरत थी। मेरा मिशन ही ऐसा था, मुझे मीनाक्षी पर पांव रखकर उसके बाप तक पहुंचना था। मैंने बड़ी फराख दिली से कहा, चंद्रिका, मुझे अपना वचन, अपना वादा याद है। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी मैं जरूर पूरी करूंगा, मगर मुझे रॉ के चीफ जीडी पांडे की कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसी मुश्किल जरूर बताओ जिसमें वो फंसा हो और जिसको हल करके मैं उसका एतमाद हासिल कर लूं। चंद्रिका बोली, तो सुनो, अहमदाबाद में रॉ का चीफ और मीनाक्षी का बाप मिस्टर जीडी पांडे शुगर का मरीज है। उसके गुर्दों में पथरी है। कभी कभी उसे गुर्दे के दर्द का शदीद दौरा पड़ता है। जिस रोज तुम्हें मीनाक्षी अपने साथ घर ले जाएगी उसी रोज तुम्हारी मौजूदगी में उसे गुर्दे का दौरा पड़ेगा। तुम उसके पेट पर दर्द वाली जगह पर हाथ लगा देना, वो उसी वक्त अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मिस्टर पांडे की तरक्की की फाइल दिल्ली सेक्रेटेरिएट गई है। वहाँ वो 2 साल से पड़ी है। इस पर वजीर आजम इंदिरा गांधी के दस्तखत होने बाकी हैं।
अगर इंदिरा गांधी के दस्तखत हो जाएं तो मिस्टर पांडे को तरक्की मिल जाएगी और उसका मुस्तकबिल मुनव्वर हो जाएगा। तुम उसे कोई भी तारीख दे देना और कह देना कि फलां तारीख को तुम्हारी फाइल इंदिरा गांधी के दस्तखतों के साथ वापस आ जाएगी और तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ये काम खुद दिल्ली जाकर इंदिरा गांधी के दिल में दस्तखत करने का ख्याल डालकर फाइल पर दस्तखत करवा लूंगी। बस इसके सिवा मैं तुम्हारे लिए मिस्टर पांडे के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मेरे लिए यही बहुत है, आगे मैं खुद संभाल लूंगा। चंद्रिका सोफे पर से उठ खड़ी हुई, मैं भी उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, फिर उल्टे कदमों पीछे हटते बंद दरवाजे के पास जाकर मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं बड़ा खुश था, मेरी बेचैनी दूर हो गई थी। चंद्रिका ने रॉ के चीफ को काबू में लाने के लिए मेरे हाथ में तुर्क के 2 पत्ते दे दिए थे। उसके बाद मैं इत्मीनान से सो गया। दूसरे रोज दिन के 10 बजे के करीब मैंने करीम भाई को खुफिया नंबर पर फोन किया और कहा कि आपसे मुलाकात बहुत जरूरी है। उसने कहा 1 घंटे बाद वीरान क्वार्टर में आ जाना, और उसने फोन बंद कर दिया। मैं 1 घंटे बाद शहर से बाहर रेलवे लाइन के करीब जो हमारा खुफिया क्वार्टर था और जिसके तहखाने में मेरी कमांडो जासूसी का सारा सामान पड़ा था, वहां पहुंच गया। करीम भाई वहां पहले से मौजूद था। मैंने उसे चंद्रिका से अपनी रात वाली मुलाकात के बारे में कुछ न बताया। मीनाक्षी से जो मुलाकात हुई थी उसकी पूरी तफसील सुना दी और कहा, मीनाक्षी के जरिए अब मैं रॉ के चीफ से मिलने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस शख्स को अपना मुरीद बनाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। करीम भाई ने पूछा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैंने कहा, मुझे शायद ट्राइडेंट होटल में मजीद कुछ रोज कयाम करना पड़े। मेरे पास इस वक्त तुम्हारी दी हुई रकम में से होटल का सिर्फ 1 दिन का किराया बाकी है। मुझे कुछ और रकम की जरूरत है। करीम भाई बोला, मजीद रकम तुम्हें तुम्हारे होटल में पहुंच जाएगी। तुम शाम को 4 और 5 बजे के दरमियान अपने कमरे में ही रहना। एक लड़का तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाएगा। उसी गुलदस्ते के अंदर एक लिफाफा होगा। लिफाफे में कुछ रुपए होंगे। मैंने करीम भाई का शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम्हें अपने मिशन की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ानी चाहिए। मुझे खबर मिली है कि देवलाली के पहाड़ों में भारतीय फौज का जो बहुत बड़ा गोला बारूद का जखीरा है, वहां से उसे महीने के आखिर में असलहे से भरी हुई एक माल गाड़ी जम्मू की तरफ रवाना होने वाली है। मुझे ये भी खबर मिली है कि इस गाड़ी में कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले नैपाम बमों के रॉकेट भी भारी तादाद में होंगे। ये नैपाम बम वाले रॉकेट कश्मीरियों के घरों को आग लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारा असलहा कश्मीर के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हारा काम यह है कि तुम उस माल गाड़ी के देवलाली से रवाना होने का सही वक्त मालूम करो, ताकि देवलाली और जम्मू के दरमियान की जगह पर उस गाड़ी को तबाह किया जाए। मैंने कहा, मैं ये मालूम कर लूंगा, आप बेफिक्र रहें। करीम भाई ने कहा, मैं बेफिक्र रहूं या न रहूं, तुम्हें हर हालत में कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद की गाड़ी को रास्ते में तबाह करना है। मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं अपने दुश्मन को भी पहचानता हूँ और अपने फर्ज को भी। मुझे इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। मैं अपनी जान खुदा के सुपुर्द करके इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदों की जंग लड़ने यहाँ आया हूँ। कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद की मालगाड़ी जम्मू नहीं पहुँच सकेगी। करीम भाई ने अपने कोट की जेब से चाबी निकाल दी और कहा, यह क्वार्टर के खुफिया तहखाने की चाबी है। अगर तुम्हें दिल्ली शेर अली को या कश्मीर के महाज पर कमांडो शेरवान को रेडियो ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम देना पड़े तो यहाँ आ जाना, मगर इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि तुम्हारा कोई पीछा न कर रहा हो। मैंने चाबी ले ली। करीम भाई उसके बाद अकेला ही चला गया। उसके जाने के बाद मैंने क्वार्टर का दरवाजा बंद करके ताला लगाया और अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाले रेलवे लाइन की तरफ से होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। एक चौक में से टैक्सी ली और अपने होटल में पहुंच गया। होटल में आया तो मालूम हुआ कि मीनाक्षी का दोबारा फोन आ चुका है। उसने एक नया फोन नंबर लिखवाया था कि मैं आते ही उसे उस नंबर पर फोन कर लूं। मैंने उसे फोन किया तो वो मिलने को बेचैन थी। कहने लगी, मैं अभी आ रही हूँ, बड़ी जरूरी बात करनी है। मैंने बज़ाहिर मसरूफियत का उज़र पेश किया मगर वो न मानी और बोली, मेरे गुरुदेव मैं आ रही हूँ, और उसने फोन बंद कर दिया। कोई 10 मिनट बाद वो होटल में मेरे कमरे में थी। आते ही उसने झुककर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर कहने लगी, स्वामी जी आप कहाँ थे? मैंने कई बार फोन किया मगर आप न मिले। मैंने कहा, स्वामी नारायण जी के मंदिर में दर्शन करने गया हुआ था, आओ बैठो। वो मेरे पास ही सोफे पर बैठ गई। उसने बड़े भड़कीले नीले रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। जूड़े में मोतिये के बजाय रजनीगंधा के फूल सजे हुए थे। लिबास से एक नए विलायती परफ्यूम की लपेटें उठ रही थीं। कहने लगी, मैंने पिताजी के आगे आपका जिक्र किया तो वो आपसे मिलने को बेचैन है। कहने लगे, ऐसे अंतर्यामी स्वामी जी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने पिताजी को सब कुछ बताया कि किस तरह आपने मेरी खुफिया बीमारी पहचान ली और मुझे गाड़ी की गुमशुदा चाबियां भी लाकर दे दी। मैंने दिल में कहा कि तुम्हारे पिताजी से तो मैं ऐसा मिलूंगा कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। उस कमबख्त से मिलने के लिए तो मैंने ये सारा ड्रामा किया है।
ऊपर से मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मीनाक्षी, मैं जोगी साधु आदमी हूँ, बड़े अफसरों से नहीं मिला करता। तुम्हारे पास तो इसलिए आ गया कि शिव जी भगवान का इशारा मिला था कि तुम्हारे पास जाऊं और तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊं। तुम एक रोज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डांसर बनने वाली हो। मीनाक्षी ने बड़ी अकीदत से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। स्वामी, कल तो आपने कहा था कि आप मेरे घर जरूर आएंगे, फिर आज क्यों इनकार कर रहे हैं? मैंने कहा, वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारे घर जाने को कह रहा था। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, स्वामी जी प्लीज मेरे पिताजी को अपने दर्शन जरूर दें। उनको शुगर की तकलीफ है, गुर्दे में भी पथरी है। आज गुर्दे में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, वरना वो तो मेरे साथ ही आते। मैंने दिल में कहा, मेरी ख्याली बीवी और हवाई मखलूक चंद्रिका ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और मिस्टर पांडे के गुर्दे पर हमला कर दिया था। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारी खातिर मैं शाम को तुम्हारे पिताजी से मिलने चला जाऊंगा। मीनाक्षी बड़ी खुश हुई। उसने मेरे दोनों हाथों को चूम लिया और उसके साथ आंखें लगाईं और कहा, मैं शाम को लेने खुद आऊंगी। वो चली गई। शाम तक मैं अपने कमरे में ही पड़ा रहा। मुझे मालूम था कि शाम को 4 और 5 बजे के दौरान करीम भाई का भेजा हुआ कोई लड़का मेरे लिए मजीद रकम लेकर आ रहा है। ठीक 4:30 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। गुलदस्ते के गिर्द सुर्ख रंग का कागज लपेटा हुआ था। उसने मुझे नमस्कार किया और कहा, सर ये आपके लिए है। मैंने लड़के को 5 रुपए इनाम दिया और गुलदस्ता लेकर दरवाजा बंद कर दिया। गुलदस्ते का कागज जल्दी से उतार कर फूलों को अलग किया तो उसके अंदर एक नीले रंग का लिफाफा छुपा हुआ था। लिफाफा खोला तो उसमें 4000 रुपए के करेंसी नोट थे। होटल में मेरा 1 दिन और 1 रात का किराया पूरा हो चुका था। मैं उसी वक्त नीचे गया और मजीद 24 घंटों के लिए कमरा बुक करवा लिया। 5:30 बजे मीनाक्षी गाड़ी लेकर पहुंच गई। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसके पिताजी से मिलने चल पड़ा। मीनाक्षी का बंगला शहर के अमीर तरीन इलाके में वाक़ था। बहुत बड़े बाग में बना हुआ ये बंगला 2 मंजिला था। बाग में किस्म किस्म के मौसमी फूल खिले हुए थे। ऊंचे ऊंचे पुराने दरख्त थे। जैसे ही गाड़ी पोर्च में जाकर खड़ी हुई, एक वर्दी पोश मुलाजिम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मीनाक्षी मुझे साथ लिए बंगले के खूबसूरत और कुशादा ड्राइंग रूम में से गुजरकर अपने पिताजी के कमरे में ले गई। ये उसके बाप का बेडरूम था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही देखा कि बेडरूम में रोशनी हो रही है। डबल बेड वाले पलंग पर एक भूरी भूरी मूछों वाला एक पुख्ता उम्र का आदमी, जिसकी तौंद फूली हुई है, पलंग के तकियों से टेक लगाए नीम दराज था। मुझे देखते ही वो मेरे खैर मकदम के लिए उठने लगा तो मैंने कहा, नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप बीमार हैं, आराम से लेटे रहिए। ये इस्लाम और पाकिस्तान का दुश्मन, कश्मीरी मुजाहिदीन का कत्लेआम करने वाला मिस्टर गौतम दास पांडे था। पाकिस्तान दुश्मन सीक्रेट सर्विस रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस का चीफ और मेरा असल टारगेट। मीनाक्षी की जबानी उस तक मेरी सारी कारगुजारी पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मुझे जैन मत के रिवायती लिबास में देखा तो खुश होकर बोला, स्वामी जी आप तो महावीर के भगत हैं। बेटी मीनाक्षी ने आपकी बातें सुनी तो मैंने कहा, बेटी महावीर जी के भक्तों के पास बड़ी ताकतें होती हैं। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी बातों से लगता था कि उस पर मेरी शख्सियत का इतना रोब नहीं बैठ सका जितना रोब उसकी बेटी मीनाक्षी पर पड़ चुका था। मीनाक्षी को मेरी ताकत का तजुर्बा हो चुका था। मिस्टर पांडे को भी तजुर्बा करवाने की जरूरत थी, जिसके लिए चंद्रिका ने मुझे बिल्कुल तैयार कर रखा था। इस बेडरूम में चाय लगा दी गई। तरह तरह की मिठाइयाँ और फल कांसी की थालियों में भर कर लाए गए थे। मीनाक्षी ने खुद चाय बनाकर मुझे पेश की। उसके बाद मिस्टर पांडे ने मेरी कलाई में महावीर के अवतार वर्धना का मंगलसूत्र देखकर कहा, स्वामी जी ये मंगलसूत्र आपने नंदीकंठ के भगत जी से लिया होगा। मैंने कहा, जी हाँ, मगर बड़ी परीक्षा के बाद ये मिला है। मीनाक्षी बोली, डैडी स्वामी जी तो बड़े विद्वान हैं, महावीर जी के सच्चे भगत हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं। मिस्टर पांडे बड़ा पुराना और मंझा हुआ भारतीय CSP ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट था। वो अभी पूरी तरह मेरे कब्जे में नहीं था और मुझसे इस तरह मुतासिर भी नहीं था जिस तरह मैं उसे मुतासिर करके अपने कब्जे में करना चाहता था। वो यही समझे हुए था कि मेरे पास जोगी साधुओं वाली कोई शोभदाबाजी है जिसके जरिए मैंने उसकी बेटी पर अपना असर डाल रखा है। दूसरी तरफ मैं इसी इंतजार में था कि चंद्रिका कब उस पर गुर्दे के दर्द का हमला करती है, क्योंकि चंद्रिका ने कहा था कि जब मैं मिस्टर पांडे से मिलने जाऊंगा तो उस पर गुर्दे के दर्द का शदीद दौरा पड़ेगा। मैं चाय पीते हुए और मीनाक्षी से बातें करते, उसकी बातों का जवाब देते थोड़ी थोड़ी देर बाद मिस्टर पांडे की तरफ कनखियों से देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि मिस्टर पांडे कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा है। वो टेक लगाए पलंग पर बैठा था। उसने 2-1 बार आहिस्ता से पहलू बदला, फिर चाय की प्याली तपाई पर रख दी। मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने दिल में कहा, इस दुश्मन इस्लाम की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है, अब तो इसकी कमबख्ती के दिन शुरू हो गए हैं। मिस्टर पांडे ने पेट की एक जानिब कूल्हे के ऊपर हाथ रखते हुए तकलीफ दे अंदाज में कहा, दर्द कुछ ज्यादा ही होने लगा है। मीनाक्षी ने कहा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ।
मिस्टर पांडे ने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा, नहीं नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं, ट्रैंकुलाइजर मेरे पास मौजूद है। अचानक मिस्टर पांडे के हल्क से एक दबी हुई चीख निकली। चंद्रिका ने हमला कर दिया था। वो गुर्दे की शदीद दर्द से दोहरा हो गया। मीनाक्षी फौरन डॉक्टर को फोन करने मेज पर रखे फोन की तरफ गई तो मैंने कहा, मीनाक्षी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, पांडे जी की तकलीफ अभी दूर हो जाएगी। मीनाक्षी तो मेरे चमत्कार पहले ही देख चुकी थी। वहीं रुक गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज स्वामी जी, मेरे डैडी को ठीक कर दें। मिस्टर पांडे को वाकई शदीद दर्द शुरू हो चुका था। वो पलंग पर तड़प रहा था। मैं सोफे से उठकर पलंग पर बैठ गया और पांडे का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मिस्टर पांडे, जिस जगह दर्द होता है वहाँ मेरा हाथ रख दें। मिस्टर पांडे दर्द से बिलबिला रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अपने जिस्म पर जहाँ गुर्दे होते हैं रख दिया और दिल में कहने लगा, चंद्रिका, अब मेरी इज्जत रख लेना, जो तुमने कहा था वो कर दिखाना। और ऐसा ही हुआ। मेरे हाथ के पांडे के जिस्म पर रखने की देर थी कि उसका सारा दर्द एकदम से काफूर हो गया। कहाँ वो दर्द से बिलबिला रहा था और कहाँ अब पहलू के बल लेटा बिल्कुल साकित हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना शदीद गुर्दे का दर्द सिर्फ एक आदमी के हाथ लगाने से कैसे खत्म हो सकता है। मैंने कहा, मिस्टर पांडे, उठकर बैठ जाएं, आपकी तकलीफ खत्म हो गई है। वो आहिस्ता से सीधा हुआ। जब उसने देखा कि वाकई दर्द बिल्कुल जाता रहा है तो वो बिस्तर पर जरा सा ऊपर होकर पलंग की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया और मेरी तरफ एहसानमंद और हैरानो परेशान नजरों से देख रहा था। कहने लगा, स्वामी जी, आपने तो कमाल कर दिया, जरा सा भी दर्द बाकी नहीं रहा। मैंने कहा, पांडे जी, मुझे आपके लिए स्वामी हरिनाथ जी के मंदिर में जाकर एक चिल्ला करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुर्दे का दर्द सारी जिंदगी नहीं होगा। पांडे बड़ी आजिज़ी और अकीदत के साथ मेरी तरफ देख रहा था। मीनाक्षी की खुशी की इंतहा न रही थी। वो कहने लगी, डैडी, मैंने न कहा था कि स्वामी जी तो अंतर्यामी गुरु हैं। पांडे अब उठकर बिल्कुल ठीक ठाक होकर बैठ गया था। कहने लगा, स्वामी जी, मेरे गुर्दे में 3 पत्थरियां हैं। सारी तकलीफ इन पत्थरियों की वजह से है। डॉक्टर कहता है मुझे शुगर बहुत ज्यादा है, ऑपरेशन खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा, मिस्टर पांडे, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी सारी पत्थरियां खत्म कर दूंगा। मैं ये काम एकदम नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे नीचे लगा रहे और उसे मेरी जरूरत महसूस होती रहे। अब वक्त आ गया था कि मैं त्रुप का वो दूसरा पत्ता निकालूं जो मुझे चंद्रिका ने दिया था। मैंने पांडे से कहा, जरा मुझे अपना हाथ दिखाएं। उसने अपनी भद्दी सी फूली हुई हथेली बड़े इश्तियाक और अकीदत के साथ मेरे आगे कर दी। मुझे इस हथेली पर सिवाय बेकार किस्म की लकीरों के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने बड़े माहिर हाथ देखने वालों की अदाकारी करते हुए उसकी हथेली को इधर उधर से दबाकर देखा और कहा, अपना हाथ पीछे कर लें, मुझे जो देखना था देख लिया। मीनाक्षी ने पूछा, गुरुदेव, आपने क्या देखा है? कुछ हमें भी बताइए। मैंने अपनी तवज्जो पांडे की तरफ कर ली और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। मैंने पूछा, पांडे जी, आपकी तरक्की की फाइल ऊपर प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट में गई हुई है? पांडे ने फौरन कहा, हाँ जी, गई हुई है, मगर 2 साल हो गए हैं वहीं पड़ी है। दरअसल वहाँ मेरा एक दुश्मन बैठा हुआ है, वो फाइल को दबाए हुए है। सिर्फ उस पर इंदिरा जी के दस्तखत होने हैं। एक बार दस्तखत हो जाएं तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं जिस जगह बैठा हूँ उस पोस्ट पर पक्का हो जाऊंगा और मेरी तरक्की भी हो जाएगी। मीनाक्षी ने मुझसे इल्तिजा करते हुए कहा, प्लीज गुरुजी, मेरे डैडी का काम कर दें, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए बड़ी शान बेनियाजी से कहा, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके लिए मुझे एक खास चिल्ला करना पड़ेगा। पांडे ने मेरी खुशामद करते हुए कहा, स्वामी जी, आप जितनी रकम कहेंगे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। प्लीज आप चिल्ला शुरू कर दें, ये मेरी जिंदगी और मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। मैंने कहा, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, वैसे इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैंने चिल्ला किया तो आपकी फाइल पर इंदिरा गांधी जी फौरन दस्तखत कर देंगी। पांडे बहुत खुश हुआ, कहने लगा, आप धन हैं, बस आज से मुझे भी अपना भगत समझें, जो हुक्म करेंगे उसे फौरन पूरा करूंगा। मैं यही चाहता था। मिस्टर पांडे का इसरार था कि मैं होटल छोड़कर उनके बंगले में आ जाऊं। कहने लगा, ऊपर पूरा पोर्शन खाली पड़ा है, आप जब तक अहमदाबाद में हैं हमारे यहाँ तशरीफ ले आएं, ये हमारे बड़े भाग होंगे। मीनाक्षी ने भी इस ख्वाहिश का शिद्दत से इजहार किया। मुझे मालूम था कि मैंने होटल के कमरे का किराया अगले 24 घंटों के लिए अदा कर दिया हुआ है। मैंने कहा, कल शाम को सोच कर बताऊंगा। मीनाक्षी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक आई। जाने से पहले मेरे घुटनों को छूकर हाथ बांध कर बोली, स्वामी जी, आप हमारे घर आ जाएंगे तो हमारी सारी तकलीफें, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं कल सोच कर बताऊंगा। कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कल 5 बजे शाम आपको लेने आऊंगी, आप तैयार रहिएगा। वो चली गई। मैंने रात को करीम भाई को फोन पर बताया कि मैंने गोकुलदास पांडे वाला मोर्चा भी फतह कर लिया है और रॉ की पाकिस्तान और कश्मीर अफेयर्स वाली सीक्रेट फाइलों तक पहुंच गया हूँ। हम कोड अल्फाज में बातें कर रहे थे, मगर कोड लफ्जों में ज्यादा तफसील से बात नहीं हो सकती थी। करीम भाई ने कहा, मैं सुबह 8 बजे तुम्हारे पास आऊंगा, नाश्ता तुम्हारे साथ ही करूंगा, और उसने फोन बंद कर दिया।
दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।